गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया इदरीस। इलेक्शन से कबल सियासी जमातें इंतखाबी मैदान में सरगर्म हैं। आखिरकार इलेक्शन का मंजरनामा आपको नजर आ रहा है। कैंपेन भी अब आपको भरपूर होती हुई महसूस ज़रूर हो रही है। हमेशा की तरह पंजाब मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो मुसलसल पंजाब भर में जाकर नून लीग को ललकार रहे हैं। बिलावल भुट्टो के इन जलसों का पीपल्स पार्टी को कोई फ़ायदा होगा या नहीं, इसका नतीजा अब चंद दिन में ही सामने आ जाएगा। पंजाब में इलेक्शन से कबल एक अहम सर्वे भी सामने आया है। इस सर्वे के मुताबिक, जो कि आप देख सकते हैं इसके रिजल्ट सामने, पंजाब में जुलाई 2018 में 32% अफराद मुस्लिम लीग नून को पसंदीदा जमात कहते थे, लेकिन हालिया सर्वे में 45% अफराद ने नून लीग को वोट देने का कहा है। पीटीआई को वोट देने का कहने वालों की शरह में 1% इजाफा हुआ है और ये शरह अब 35% हो गई है। टीएलपी को वोट देने का कहने वालों की शरह 1% कमी के बाद 5% पर आ गई। जमात इस्लामी को 2%, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1% अफराद ने वोट देने का कहा है। मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालने के सवाल पर 45% ने नवाज शरीफ, 36% ने बानी पीटीआई, 6% ने बिलावल भुट्टो, 2% ने शहबाज शरीफ का नाम लिया। मसाइल से निकालने के सवाल पर 1% अफराद ने मरियम नवाज, 1% ने जहांगीर तरीन, जबकि 5% ने दीगर नाम लिए। पंजाब से 51% शहरियों ने नून लीग की जीत की पेशगोई कर दी। 34% अफराद ने पीटीआई की जीत, जबकि 7% ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने की उम्मीद जाहिर की है। एक जानिब आम इंतखाबात की तैयारियां नजर आ रही हैं, तो दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म शाह खाकान अब्बासी ने कहा है कि जिस तरह मौजूदा इलेक्शन हो रहा है वो मुल्क को इंतशार की तरफ ले जाएगा। लेट्स वॉच हिम। इलेक्शन जिस मुल्क का मुतनाज़ा हो जाए, मुल्क कभी आगे तरक्की नहीं कर सकता। इस बात का हमें एहसास होना चाहिए। आज ये चीफ इलेक्शन कमीशनर की जिम्मेदारी है, चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है, इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारी है, जो केयर टेकर हैं, कि इलेक्शन को गैर मुतनाज़ा बनाएं। ऐसे इलेक्शन का जो मुल्क को इंतशार खराबी के अलावा कुछ नहीं देगा, कम अज कम इस बुराई के अंदर मैंने हिस्सा नहीं डाला। 1947 से लेकर हमने आज तक हर इलेक्शन चोरी किया। इस मुल्क में अवाम की राय का एहतराम नहीं होगा, वो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। दबाव से वोट लेना ये कोई सियासत नहीं है। जो आज 3 बड़ी जमातें हैं, ये नाकाम होती है। अवाम के मसाइल का हल इनके पास नहीं है, ना वो सोच है, ना वो फिक्र है। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से तफसीली फैसला भी जारी कर दिया है। फैसले में ये कहा गया है कि पार्टी ने इलेक्शन के निकात के हवाले से अपने ही अरकान को ला इल्म रखा। तफसीली फैसले में मजीद ये भी कहा गया है कि कानून के मुताबिक पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को मुतअद्दिद शो कॉज नोटिस जारी किए। शो कॉज नोटिस के बावजूद इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए गए। आज पीटीआई के एक सोर्स ने हमें कहा कि बहुत मुमकिन है कि हम दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, जबकि तहरीक इंसाफ के बानी रुकन, जो कि पीटीआई क्लेम करती है कि वो अब उनके रुकन नहीं हैं, अकबर एस बाबर ने इस्लामाबाद में पार्टी अरकान का कन्वेंशन मुनक्किद कर दिया और लगता है कि वो पीटीआई को अब टेक ओवर करने की अभी इरादा रखते हैं। ये इस खदशे का इजहार पीटीआई के एक मेंबर ने किया। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एंकर, सबके जाने पहचाने हामिद मीर साहब एंड मजहर अब्बास साहब। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हामिद साहब, ये जो बिलावल भुट्टो ने बात की थी कि हम 2 पार्टी सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, ये कैंपेन देख के पंजाब की हमें लग रहा है कि एक रिवाइवल होगा 2 पार्टी सिस्टम का पंजाब में एटलीस्ट। देखिए, बिलावल साहब कोशिश कर रहे हैं पंजाब में अपनी पार्टी को दोबारा रिवाइव करने की। तो उन्होंने लाहौर में और सरगोदा में अच्छे जलसे किए हैं, लेकिन 2-3 जलसों की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने पार्टी को रिवाइव कर दिया है, अनटिल अनलेस इलेक्शन का रिजल्ट सामने नहीं आता। तो अगर वो पंजाब में 8-10 कौमी असम्बली की सीटें निकाल लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उन्होंने काफी हद तक पार्टी को रिवाइव कर लिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा सीटें वो निकाल सकते हैं। अभी काफी दिन बाकी हैं, इलेक्शन रिजल्ट जो है वो आएगा तो हम बता सकेंगे। लेकिन अभी तक ना उन्होंने अपने प्रोग्राम पे जोर नहीं दिया। वो सिर्फ इस बात पे जोर दे रहे हैं कि पीटीआई वाले जो हैं वो शेर का रास्ता रोकने के लिए तीर के निशान पे अगर मोहर लगा दें
तो फिर मैं जो है वो पीटीआई वालों को रिलीफ दे सकता हूँ, उनके कैदी वगैरह छोड़ सकता हूँ। तो इसका बराह रास्त पाकिस्तान के आम आदमी के मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं है। उनको चाहिए था कि कोई ऐसा प्रोग्राम लेके आते कि जिसकी वजह से जो नौजवान हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते, लेकिन ये करने की बजाय वो एक जो पीटीआई का वोटर या सपोर्टर है उसका वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि एक सियासी हरबा तो जरूर है, लेकिन इलेक्शन में जा रहे हैं तो इलेक्शन में अगर वो जा रहे हैं तो क्यों जो इमरान खान को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो बिलावल साहब को क्यों वोट देंगे, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि इमरान खान साहब की बिलावल साहब के बारे में क्या राय रही है। तो अचानक बिलावल साहब ने उस अपने बारे में जो इमरान खान के अल्फाज हैं उनको बुलाकर नजरअंदाज करके तो अब उनका वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो सिर्फ अपने प्रोग्राम और मंशूर की बुनियाद पर वोट लेने की कोशिश करें तो ये ज्यादा मुनासिब होगा, लेकिन उनकी ये कोशिश अच्छी है कि वो पंजाब में अपनी पार्टी को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। नासिर शाह साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्लेम तो हमारा था पंजाब में, हम बड़ी पार्टी होते थे और हमें निकाला गया यहाँ से। ये हकीकत है कि क्लेम बनता है उनका? इसमें तो कोई शक नहीं है कि 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो लाहौर में कायम हुई थी, लेकिन जब पार्टी पहली दफा इक़्तिदार में आई, जब 1972 में जब वो इक़्तिदार में आई, तो हमारे जो दोस्त हैं सारे पीपल्स पार्टी के, उनको देखना चाहिए कि 72 से लेकर 77 तक पंजाब में कितने चीफ मिनिस्टर बदले गए, पंजाब में कितने गवर्नर बदले गए। पंजाब में बहुत बड़े बड़े लीडर थे पीपल्स पार्टी के, उनकी आपस में लड़ाई थी। गुलाम उसवक्त खर की हनीफ रामे से लड़ाई थी, फिर कभी सादक हुसैन कुरैशी साहब आए तो उनकी जो है वो मिराज खालिद साहब से लड़ाई हो जाती थी। तो ना कोई एक चीफ मिनिस्टर रहा, ना कोई एक गवर्नर रहा, सबको तब्दील किया गया। और फिर उसके बाद यही वजह थी कि 77 में जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा तो पंजाब से कोई बड़ी तहरीक नहीं चला सकी पीपल्स पार्टी उसके खिलाफ। वो तहरीक जो है वो सिंध से चलाई गई थी। और उसके बाद फिर जब 88 में दोबारा पीपल्स पार्टी जो है वो मरकज में उसको हुकूमत मिली तो पंजाब में नवाज शरीफ साहब आ गए। दरमियान में सिर्फ 93 के इलेक्शन के बाद पंजाब में पीपल्स पार्टी जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट में आई थी। जब मंजूर भट्टू साहब के सिर्फ 14-15 वोट थे तो उनको चीफ मिनिस्टर बना के तो पीपल्स पार्टी ने कुछ ओहदे ले लिए थे, लेकिन उसका भी पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो उसकी अपनी गलतियां भी हैं जिसकी वजह से वो पंजाब में कमजोर हो गई। और उसमें ये हम कह सकते हैं कि 1985 का जो गैर जमाती इलेक्शन था उसने सिर्फ पंजाब में पीपल्स पार्टी को कमजोर नहीं किया बल्कि तमाम पार्टीज को तमाम पाकिस्तान में कमजोर किया, क्योंकि 1985 के इलेक्शन के वक्त पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो हिस्सा नहीं ले सकती थी और इसीलिए गैर जमाती इलेक्शन करवाया गया था। उस इलेक्शन में 1088 इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। अब जो 2024 का इलेक्शन हो रहा है उसमें 3500 इंडिपेंडेंट हिस्सा ले रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान वापस 1985 में चला गया है, लेकिन सिर्फ पीपल्स पार्टी अगर अपने आप को मजलूम कहेगी तो वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि 1985 के इलेक्शन का पाकिस्तान की तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को नुकसान हुआ था। हामिद साहब, जब 2 पार्टी सिस्टम की बात करें तो इट मीन्स के थर्ड ऑप्शन फिर अब वायबल नहीं है, ख़त्म हो गई है। क्या हम इस इलेक्शन के बाद पीटीआई को एज थर्ड ऑप्शन ख़त्म होता हुआ देख रहे हैं? इस इलेक्शन में तो नहीं है पीटीआई। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी अभी भी जो ये बात कोशिश कर रही है कि पीटीआई के वोटर को कह रही है जी कि तुम तीर पे निशान लगाओ, तो उनकी बात को कोई सुनेगा नहीं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो बतौर पॉलिटिकल पार्टी, बतौर एक ऑप्शन के अभी तक लोगों में मौजूद है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक इनक्लेव में से निकला हूँ, तो इस टाइम पे तो आपको पता है ना वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग होते हैं। तो मुझे जो भी लोग मिले थे वो यूनिफॉर्म पहने हुए लोग थे, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ज्यादातर उसमें वो थे। सारे मुझे यही कह रहे थे कि बड़ी ज्यादती हो गई है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इलेक्शन से आउट कर दिया गया। तो मैं तो जिधर भी जाता हूँ, अभी मैं परसों लाहौर में था, वहां पे भी मेरे साथ लोग यही बात कर रहे थे। तो मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा कि तहरीक-ए-इंसाफ बतौर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो खत्म हो गई है। तो ठीक है, बिलावल साहब कोशिश कर रहे हैं उसका वोट लेने की, लेकिन आई डोंट थिंक ये 2018 में जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया था
तो उस वक्त लोग हमें कहते थे कि नवाज शरीफ साहब खत्म हो गए हैं, मुस्लिम लीग नून खत्म हो गई है, वो कभी वापस नहीं आएंगे। तो आज 2024 में तो मुस्लिम लीग नून जो है वो हमें नजर आ रही है, नवाज शरीफ साहब पे पाबंदी भी खत्म हो गई है, वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। तो आपको या मुझे क्या पता कि तीन साल बाद 4 साल बाद पाकिस्तान में क्या हो। तो पाकिस्तान में कोई चीज जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पे कायम नहीं रहती, यहाँ पे हालात चेंज होते रहते हैं। तो अगर आज नवाज शरीफ साहब जो है उनसे पाबंदी खत्म हो गया, तो हो सकता है आने वाले वक्त में इमरान खान पर भी पाबंदी खत्म हो जाए। राइट, मज़हर अब्बास साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपका आर्टिकल है हसूल इक़्तिदार वाहिद मंशूर। आपने लिखा कि एक तीसरी सियासी जमात को मुकम्मल तौर पर इलेक्शन दौर से बाहर किया जा रहा है। आज़ाद भी आज़ाद नहीं, लीडर आउट, पार्टी आउट, इंतखाबी निशान आउट, जलसे जुलूस तो दूर की बात, ऑनलाइन जलसा होता है तो इंटरनेट बैठ जाता है। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरह से ज़ेरे ज़मीन इंतखाबी मुहिम शुरू किए हुए है, मगर इलेक्शन के दिन पोलिंग एजेंट कैसे काम करेंगे? वोटर निकल भी आया तो कहाँ जाएगा? सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बुरा हो या जैसे भी हो, जिस तरीके से भी हो, ओवरऑल इसका एक शदीद नुकसान होने जा रहा है पीटीआई को। देखिए फरिया, इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो शायद, लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो पीटीआई ने इस पूरे अरसे में बहुत कुछ, मेरा ख्याल है, पॉलिटिकली गेन किया है। पॉलिटिकली किस तरह गेन किया है? देखिए, वो एज ए रूलिंग पार्टी हमने देखा, उनको इक़्तिदार में देखा, उन्होंने सही मानों में अपोजिशन पार्टी का मज़ा नहीं चखा था। इस वक्त जो पीटीआई के साथ किया जा रहा है, और मुझे बहुत ताज्जुब है कि बिलावल भुट्टो जो एक ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जिसकी पूरी एक तारीख है, उन्हें तो स्ट्रेस ये देना चाहिए था इस बात पे कि पीटीआई को फ्री हैंड मिलना चाहिए। उन्हें बजाय इसके कि ये कहें कि जी अब सिर्फ तीर और शेर का मुकाबला है, वो उनको एक पॉलिटिकल पोजीशन ये भी लेनी चाहिए थी कि जो पीटीआई के साथ हो रहा है वो ज़्यादती हो रही है। इससे हट के, इससे क़तई नज़र के जो इमरान खान साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ किया है, पीपल्स पार्टी को एज ए मैच्योर्ड पॉलिटिकल पार्टी, तो उन्हें जो चीज़ें जिस तरीके से आउट किया जा रहा है, कॉन्स्टेंटली आउट किया जा रहा है, लेकिन जो हमारी तारीख है वो ये कि ऐसे में सियासी जमात निकलती है, सियासी जमात बिखरती नहीं है। ये जो ग्रुप्स हैं, परवेज़ खटक या जहांगीर तरीन, ये पहले भी लौटे थे। ये इमरान खान साहब की सियासी गलती थी कि उन्होंने इनको एक्सेप्ट किया, लेकिन इससे अब इमरान खान साहब को ख़ुद ये सबक सीखना चाहिए कि कौन लोग उनके साथ सही मानों में वफादार थे और कौन लोग जो है वो वक्ती तौर पे आए थे। और उन वक्ती तौर पे आए हुए लोगों को उन्होंने अपनी पार्टी में बड़ी पोजीशंस दी। तो मेरा ख्याल में पीटीआई आज़ाद उम्मीदवार जिस तरीके से हैं इस वक्त मैदान में और जिस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं, अगर बड़ी तादाद में पीटीआई का वोटर निकल आता है तो नवाज शरीफ साहब की सीट खतरे में आ सकती है और बहुत सौ की सीटें खतरे में आ सकती हैं। और अगर बहुत नहीं, मैं ये कहता हूँ बहुत ही, अगर आप उसको कहें कि फ़र्ज़ करें 30, 40, 50 सीटें भी आज़ाद उम्मीदवार जीत जाते हैं, फ़र्ज़ करें कि नवाज शरीफ डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार जाते हैं, तो मेरा ख्याल है पीटीआई का तो पर्पस सब हो जाएगा। बजाय भले वो गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में हो, नहीं बना, वो किया जाए, कहीं भी चले जाएं, डिफीट ऑफ नवाज शरीफ इज़ अ विक्ट्री फॉर पीटीआई। ये जिस तरीके से भी आज़ाद उम्मीदवार अगर इतने जीत जाते हैं तो अगेंस्ट ऑल ऑड्स जीत जाते हैं, तो मेरा ख्याल है और क्या चाहिए पीटीआई को। तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकली, जिस तरह हामिद कह रहे थे, मैं एग्री करता हूँ कि पॉलिटिकली इस तरह नहीं ख़त्म होती सियासी जमातें। पता नहीं हमारी ये बड़ी सियासी जमातें क्यों नहीं ये सबक सीखती कि आपने देख लिया नून लीग क्या ख़त्म हो गई, नहीं ख़त्म हुई, क्या पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई, नहीं ख़त्म हुई, क्या पीटीआई ख़त्म हो जाएगी। ये जरदारी साहब एक ज़माने में कहते थे कि इमरान खान जेल नहीं भुगत सकता, वो तो जेल में है, वो भुगत रहा है, जेल स्टैंड कर रहा है, केस सही है गलत है ये आगे चल के पता चलेगा, लेकिन जेल में तो हैं। उनके वर्कर्स जेल में हैं या अंडरग्राउंड हैं या गायब हैं, कहीं भी गायब हैं। ये सारी वो चीज़ें जो इन सियासी जमातों ने, जो बाकी दो सियासी जमातें हैं,
उनके वर्कर्स ने, उनके लीडर्स ने भुगती हैं, तो वो आज पीटीआई वाले भी भुगत रहे हैं। ठीक है, बहुत से लोग साथ छोड़ गए, तो क्या पीपल्स पार्टी का साथ नहीं छोड़ के गए थे लोग? पीपल्स पार्टी के लीडर्स नहीं गए थे साथ छोड़ के? क्या मुस्लिम लीग नून के लोग नहीं टूटे थे? टूटते हैं, ऐसे ही लोग टूटते हैं। इसमें कोई सस्टेन कर जाता है, कोई नहीं करता। तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि पीटीआई इलेक्शन, इर्रिस्पेक्टिव के इलेक्शन के क्या नताइज होते हैं, इलेक्शन कैसा होता है, लेकिन और अगर कम भी उनके आज़ाद उम्मीदवार जीतते हैं, ज़्यादा नहीं जीतते, तब भी पॉलिटिकल पार्टी ख़त्म नहीं हुआ करती। पॉलिटिकल पार्टी अपने प्रोसेस से ही ख़त्म होती है। राइट। तो आपने पीएमएलएन का जिक्र किया, आपने अपने कॉलम में ये भी लिखा कि मियां साहब ने 2013 के बाद अपने करीबी तरीन साथी चौधरी निसार को खोया और 2023 में शाइख खाकन अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, करीब मोहम्मद जुबैर, आसिफ किरमानी भी हाथ से निकल गए हैं। पीएमएलएन में ये ट्रांजिशन फेज है, क्या हो रहा है पीएमएलएन के अंदर? देखिए, पीएमएलएन में जो हो रहा है, हामिद मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं पीएमएलएन की पॉलिटिक्स, लेकिन मेरे नुक्ता नज़र से पीएमएलएन में जो ये हो रहा है, ये पीएमएलएन में बहुत पहले से हो रहा है। ये चौधरी निसार अली खान के पीरियड से भी हो रहा था। पीएमएलएन में एक टसल चल रही है। उस वक्त चौधरी निसार जो है वो क्वेश्चन करते थे कि मरियम नवाज साहिबा ठीक है, अच्छा है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा बड़ी पोजीशन पर वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। मुझे लगता है ये कि शायद खाकान का भी ये इशू आ रहा है। मुझे लगता है कि और भी बहुत से लीडरों का इशू आ रहा है। मरियम में बड़ी एनर्जी है, वो बहुत अच्छी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करती हैं, वो बहुत अच्छी एग्रेसिव पीएमएलएन के पॉइंट ऑफ व्यू से करती हैं। ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब ओरेटर अच्छे नहीं हैं, शहबाज शरीफ साहब कैंपेनर अच्छे नहीं हैं, इवन नवाज शरीफ साहब बहुत अच्छे ओरेटर नहीं हैं, लेकिन मरियम नवाज हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्या मरियम नवाज एकदम अगर पार्टी के बहुत सीनियर लोग इस पोजीशन पे आएंगी मरियम नवाज, तो मेरा ख्याल है अनलाइक पीपल्स पार्टी जो हाँ वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, पुराने लोग बिलावल को एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, क्योंकि उसी वक्त एक बड़ी शहादत हुई थी उनकी वालदा की। तो जाहिर है लोग ऐसे माहौल में, और एक पीपल्स पार्टी की एक हिस्ट्री है, भुट्टोस की हिस्ट्री है शहादतों की, तो इसलिए शायद पीपल्स पार्टी में वो कल्चर हमने नहीं देखा, लेकिन नून लीग में वो कल्चर हमें नज़र आ रहा है कि जहां अब शरीफ्स को चैलेंज किया जा रहा है। Right. We'll take a break and we will be right back. And welcome back. कराची की सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, उसकी सामने मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं, मगर एक ओपन फील्ड भी शायद आप इस वक्त कह सकते हैं कि कराची में मौजूद है। MQM ने एक जलसा किया जिसमें बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि एक अच्छी तादाद में लोग जमा हुए हैं। क्या रिवाइवल हो रहा है MQM का, और MQM कितनी सीट्स प्रेडिक्ट करी है, ज़रा देखिए। आपने कहा कि 20 नशिस्तें MQM जीतेगी, कौन सी हैं ये नशिस्तें, ज़रा बताएं। हम और हमारे इत्तेहादी मिलकर 22 की 22 सीटें जीतेंगे। हम 22 सीटों पे या तो हम खड़े हैं या फिर हमारे इत्तेहादी खड़े। मज़हर अब्बास साहब, क्या लग रहा है आपको कि मुत्तहिदा दोबारा से रिवाइव होगी कराची में ख़ास तौर पर? देखिए, MQM के बड़े फेजेस रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं। विद इन MQM अभी भी है। मुस्तफ़ा कमाल अच्छा है, पॉलिटिकल लीडर को इतना ही ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे देखें तो 22 सीटें या 20 सीटें तो वो उस वक्त नहीं जीते थे जब बिल्कुल MQM एक तरह से थी, यूनाइटेड MQM थी, कोई लंदन नहीं था, कोई हकीकी नहीं थी। उस वक्त भी जो है वो 2-3 सीटें तो पीपल्स पार्टी उस वक्त भी ले जाती थी। तो मेरा नहीं ख्याल, ऑप्टिमिज्म अच्छी चीज़ है, लेकिन इस वक्त MQM की पोजीशन जो है वो उनका रिवाइवल होता नहीं है। ये अगर 2018 में सही मानों में उनके साथ जो थोड़ा सा खेल हुआ था, जिसकी वजह से उनकी कुछ सीटें जो हैं वो उन्होंने वो लूज़ कर गए या लूज़ करवा दी गई वो सीटें, अगर वो नहीं करवाई जाती तो मेरा ख्याल है ये 2022 अगस्त वाले उससे निकल आते काफ़ी हद तक फिनोमेना से। बट साहब, अगर मुझे इजाज़त दें, आई नो आप तो वेटरन हैं एंड यू आर एन एक्सपर्ट, बट जस्ट क्विकली, क्योंकि 2013 के इलेक्शन में इनके अपने लीडर्स ये दावा करते रहे कि उस वक्त PTI की एक वेव थी और बहुत सारा उस वक्त ठप्पा फैक्टर भी था। कैन वी कीप दैट इन अकाउंट कि 2013 में थोड़ी सी सिरकना शुरू हुई थी ज़मीन मुत्तहिदा के नीचे से?
नहीं, वो 2000 एमक्यूएम पर तो ये एलिगेशंस बड़ी सीरियस रही हैं। उनका मेरा ख्याल है 93 तक जो था उनका बहुत ज़्यादा उनका उनका जेन्युइनली वोट पड़ता था बड़ी तादाद में। उसके बाद ये एलिगेशंस आनी एमक्यूएम पर शुरू हो गई और काफ़ी जगहों पे ये शिकायतें भी रहीं कि मसल पावर यूज़ किया गया है और इस तरह। 2013 में एमक्यूएम में लंदन वॉज सरप्राइज के खुद अजीज़ाबाद में खुद एमक्यूएम की अपने जो फैमिलीज थी उन्होंने निकल के पीटीआई को वोट दिया और जिसकी वजह से एक पैनिक बटन दबा विद इन दी एमक्यूएम। हालांकि मेरा ख्याल है जिस तरह का पैनिक बटन दबा था उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उस वक्त भी सिचुएशन एमक्यूएम के हाथ से कंट्रोल से बाहर नहीं थी। 8 लाख के करीब वोट पड़ा है पीटीआई को, एक कौमी असम्बली की, 2 प्रोविंशियल असम्बली की सीटें, और वो सीटें थी जो माजी में भी एमक्यूएम उससे पहले भी लूज कर चुकी थी। तो मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं पता कि एमक्यूएम के अंदर इतना पैनिक बटन क्यों दबा, अल्ताफ हुसैन साहब इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर गए कि पूरा एकदम अजीज़ाबाद का कल्चर ही तब्दील हो गया। उसका एक और बैकग्राउंड है जिस पे आई विल बी राइटिंग कि हुआ क्या था 2013 में, एक्चुअली क्या हुआ था और क्या एमक्यूएम विद इन एमक्यूएम क्या साजिश हुई थी। लेकिन 2018 के इलेक्शन में जो है वो पीटीआई इतनी नशिस्तें नहीं जीत रही थी जितनी नशिस्तें पीटीआई जीत गई। लेकिन क्या 2024 में अगर पीटीआई को बिल्कुल ओपन फील्ड मिलती या मिलती, जो कि नहीं मिल रही, तो पीटीआई जेन्युइनली उतनी सीटें जीत सकती थी जितनी उसने 2018 में जीती हैं। अब आज़ाद उनके उम्मीदवार बहुत से लोग छोड़ गए उनके, लेकिन वो मैटर नहीं करता। इस वक्त पीटीआई में आज़ाद उम्मीदवार जो भी लड़ रहे हैं वो अगर पीटीआई के हैं तो उनको वोट पड़ेगा। डिपेंड करता है कि पीटीआई का वोटर कितना निकलता है। अगर पीटीआई का वोटर मोर देन 50% निकलता है तो पीटीआई के लिए अच्छी खबर है और एमक्यूएम के लिए बुरी खबर है। बट अगर हम बल्दियाती इंतखाबात का भी अकाउंट में ले लें, उसमें तो पीटीआई ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। बल्दियाती इलेक्शन की फरिया, बल्दियाती इलेक्शन की पॉलिटिक्स बड़ी मुख्तलिफ होती है। बल्दियाती इलेक्शंस की कॉन्स्टिट्यूंसीज बड़ी मुख्तलिफ होती हैं। उसको हम बिल्कुल भी प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली के उसमें नहीं रख के देखा जा सकता उसके अंदर। तो हमें देखना ये है कि पीटीआई का वोटर कितना निकलता है, क्योंकि पीटीआई का वोटर इज नॉट पीपीपी वोटर। पीटीआई का वोटर, एमक्यूएम का जो वोटर गया है वो या तो तहरीक लब्बैक में गया है एमक्यूएम का वोटर, या वो पीटीआई में गया है। और इसी वजह से अब पीटीआई आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं, तो एमक्यूएम के लिए चैलेंजिंग जो है उनकी सेंट्रल ले लें आप, या डिफेंस साइड वाली सीट्स ले लें, क्लिफ्टन वाली सीट्स ले लें, इवन पीसीएचएस वाली सीट्स ले लें, तो पीटीआई का वोटर निकलता है तो फिर एमक्यूएम को प्रॉब्लम होगी। वरना मेरा ख्याल है मैं एमक्यूएम की, अगर उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दी तो मुझे लग ये रहा है कि वो 7 से 8 सीटें जीत सकते हैं, जिस तरह पीपल्स पार्टी भी दावा कर रही है कि वो अभी उनके पास 5 सीटें हैं, तो वो 6-7 भी सीटें जीतते हैं तो वो एक रिकॉर्ड सीट्स उनकी। और जमात इस्लामी जमात इस्लामी ने कैंडिडेट, देखिए कैंडिडेट सबने बड़े अच्छे खड़े किए बहुत इंटरेस्टिंग है माफ कीजिएगा। जमात इस्लामी में अगर महराजुल हुदा बहुत पुराने जमात इस्लामी के हैं, हाफिज नईम खुद 2 जगह से लड़ रहे हैं या 3 जगह से लड़ रहे हैं, उनके सैफुद्दीन बहुत पुराने उनके वो लोग हैं, तो जमात इस्लामी के पुराने लोग हैं। इसी तरह एमक्यूएम के एक्सेप्ट के हैदर अब्बास नहीं हैं, फैसल सब्जवारी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एमक्यूएम के डॉक्टर फारूक सत्तार लड़ रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल खुद लड़ रहे हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी लड़ रहे हैं, जो कई मरतबा MNAs रह चुके हैं। इसी तरह जो पीटीआई में हैं उसमें आप नबील गबोल हैं, वो लड़ रहे हैं पुराने लियारी से। इसी तरह पीटीआई के फिरदौस शमीम नकवी हैं, खुर्रम शेर जमान हैं, आलमगीर हैं, ये सारे वो लोग हैं जो 2018 में भी जीत कर आए थे। तो मेरा ख्याल है नाम सबके लोग जानते हैं, उनके सपोर्टर जानते हैं, उनके वोटर्स जानते हैं। असल चीज़ ये है कि वोटर कितना निकलता है, ख़ास तौर पे पीटीआई का वोटर कितना निकलता है, और फिर जमात इस्लामी ने लोकल बॉडीज़ में हाफिज नईम उनके लिए बहुत अच्छे फेस हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को रीग्रुप किया है, और वो देखना है कि वो किस हद तक। थैंक यू gentlemen for being on the program, a very interesting analysis। हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद सैयद नासिर हुसैन शाह में ज्वाइन करेंगे।
सिंध में कैंपेन कैसी चल रही है? वी विल आस्क हिम राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। इलेक्शन में सिर्फ चंद दिन बाकी हैं, लेकिन मुल्क का सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के माबैन लफ्जी गोलाबारी अब तेज होती हुई नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो ने पंजाब में मुसलसल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाया। अब शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी बिलावल भुट्टो को जवाब देना शुरू हो गए हैं। बिलावल भुट्टो ने लाला मूसा में जलसे में खिताब करते हुए कहा कि कोई तो वजह है कि शेर बाहर ही नहीं निकल रहा है। शेर चाहता है कि कोई दूसरा उसके लिए शिकार करे। लेट्स वॉच इट। वो जो कहते थे कि पीपल्स पार्टी पंजाब में मौजूद नहीं है, वो तो घर से ही नहीं निकलते हैं। पर ये अजीब बात है, हर इलेक्शन में आपने इन्हीं का मुकाबला किया है। पहले आपने इनको इतना खौफज़दा देखा है? कोई तो वजह है कि शेर जो है वो शिकार के लिए नहीं निकल रहा, बल्कि वो कहता है कि कोई और मेरा शिकार भी करे, कोई और मेरे मुखालिफ का बंदोबस्त करे, सब तैयार हो तो फिर बादशाह बाहर आ जाए। ये किस किस्म का जमहूरियत है? ये किस किस्म का इलेक्शन है? साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को मशवरा दिया कि वो सियासी कैदियों की बात करने से पहले ज़ाती जेलों के खात्मे का ऐलान करें। बिलावल भुट्टो एक दफ़ा नहीं, उन्होंने मुतअद्दिद बार ह्यूमन राइट्स की बात की है, सियासी इंतकाम नहीं लेंगे इसकी बात की है, कोई सियासी कैदी नहीं होगा अगर हमारी हुकूमत आई उसकी बात की है, उन ख़वातीन की बात की है जो जेलों में हैं, और ये भी कहा कि पीटीआई को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लेट्स वॉच व्हाट शहबाज शरीफ सेड। मेरे एक मेहरबान ने कहा कि अगर हमें हुकूमत मिली तो तमाम सियासी कैदियों को वो रहा कर देंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ अपने मेहरबान को कि नवाज शरीफ के दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था। ये हमारा रिकॉर्ड है अल्लाह ताला के फज़ल करम से। अलबत्ता मैं अपने मेहरबान को एक मशवरा देना चाहता हूँ बरादराना, कि जहाँ पर उन्होंने ये ऐलान किया कि अगर उनको मौका मिले तो सियासी कैदी कोई नहीं होगा, उसके साथ साथ जो जाती जेलें हैं उनके खात्मे का भी वो ऐलान करें। पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर सैयद नासिर हुसैन शाह ने ट्वीट की। उन्होंने कहा कि इस बात का आपको जवाब देंगी कि नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते और बिलावल भुट्टो की बात झूठ है कि शहीद बीबी और ज़रदारी साहब पर झूठे केसेस नहीं बने, कि ज़ियाउल हक मुस्लिम लीग नून का मेंटोर नहीं था, कि आपकी जमात का माजी मुसलसल इंतकाम की सियासत से नहीं भरा, कि लाहौर भुट्टो साहब का मरकज़ और पीपी के क़याम का शहर नहीं है, कि आप लोग माजी में ऐसी सियासत नहीं करते रहे कि जिससे बहन बेटियां जेलों में गईं। मैं आप लोगों को इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर चढ़कर माजी में हुकूमतें लेते और गिराते नहीं देखते रहे। अगर बिलावल साहब की ये सारी बातें सच्ची नहीं तो ज़रूर जवाब दें, वरना खामोश रहना सिर्फ पॉलिसी नहीं मजबूरी भी होगी आपकी। हमारे साथ मौजूद हैं नासिर शाह साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। नासिर शाह साहब, ये बातें एक दूसरे को कही तो जा रही हैं, लेकिन अभी भी एक अवामी आम तासुर ये है कि ये इलेक्शन की स्लोगनरिंग है, ये इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है, और जब हुकूमत होगी तो आप लोग इकट्ठे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, हमारे सियासी इख्तिलाफात हमेशा रहे हैं, और लेकिन पीपल्स पार्टी ने हमेशा डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए सबकी तरफ हाथ बढ़ाया है। पिछले दौरे हुकूमत में जिस तरह पीटीआई की वजह से मुल्क को जो दुश्वार हालात या मुश्किल हालात जो अभी तक वही है, उन्हीं की गलत पॉलिसीज़ और वो IMF वाला मुआहदा, दीगर चीज़ें, उनकी वजह से जाहिर है सब ने मिलकर एक जदोजहद की और फिर गवर्नमेंट में भी रहे। लेकिन जब गवर्नमेंट में साथ थे तब भी आप सबको याद है आज़ाद कश्मीर में हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, बड़ा सख्त इलेक्शन था, और अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी वो इलेक्शन जीती थी। अब भी चेयरमैन साहब जब बात कर रहे हैं वो सिर्फ चेयरमैन साहब नहीं कर रहे, इनके अपने बहुत सारे सीनियर लोग जो हैं PMLN के, शायद खाकान अब्बासी साहब हों, मिफ्ता इस्माइल हों, दानियाल साहब हों, या आप सब के इल्म में है जो सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया पे है। देखें, जो हम दूसरी तरफ चेयरमैन साहब ये भी कह रहे हैं कि जो माजी का तर्ज सियासत था उसको हमने छोड़ना है, कि जो इंतकाम की सियासत,
गिरफ्तारियों की सियासत, लेग पुलिंग की सियासत, खाने की सियासत, जिससे मुल्क को नुकसान होता है और कुछ नहीं होता। और इस चीज को हमने खत्म करना है। और मुल्क के लिए जो लोगों इस वक्त कितनी मुश्किलात में है, आम पाकिस्तानी, महंगाई, बेरोजगारी और भी बहुत सारे इश्यूज जो हैं। नासिर साहब, अगर मुझे इजाजत दें, आपने कहा माजी की सियासत को खत्म करना है। यही बात ये, अगर मुझे इजाजत दें, इससे रिलेटेड एक सवाल है। अगर माजी की सियासत को खत्म करना है तो एक दफा फिर ये कहा जा रहा है कि मंडियां लगेंगी लोगों की। फैसल वाडा खुल के कह रहे हैं कि देखिएगा पीटीआई के लोग बिकेंगे। एक तासुर ये है कि पीपल्स पार्टी उनकी कीमत लगाएगी आज़ाद उम्मीदवारों की। तो फिर ये तो दोबारा पुरानी सियासत ही होगी, नई सियासत तो नहीं होगी। देखिए, बहुत गलत मतलब ले लिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर चेयरमैन साहब आज़ाद अरकान की बात कर रहे हैं, तो हम तो जो पीटीआई की तवस्सुत से लड़ रहे हैं उनको आज़ाद नहीं समझते। वो तो अपनी पार्टी के डिसिप्लिन में होंगे। बहुत सारे दीगर आज़ाद लोग भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं जो इलेक्टेबल्स हैं। मैं आपको उनके नाम गिनवा सकता हूँ। जाहिर है वो बात उनके लिए की जाती है कि हमेशा एक आज़ाद अरकान इलेक्शन में जीतते हैं। हम उनको फोकस करने की बात हो रही है। ये एकदम उससे ले लिया जाता है कि जी जो पीटीआई के लोग हैं जो इस वक्त आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं, पीपल्स पार्टी कोई उनकी बात कर। आप ये कह रहे हैं कि जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको आप लोग नहीं टच करेंगे, उनसे राब्ता नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, वो तो एक पार्टी है। ये तो इस वक्त उनकी मजबूरी है कि उनके पास एक सिंबल नहीं है, इसलिए वो मुख्तलिफ सिंबल से लड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने हलफ लिया है, वो अपनी पार्टी डिसिप्लिन के जरूर पाबंद होंगे। अब उसमें उनका ये फर्ज है कि वो अपनी पार्टी पॉलिसी को फॉलो करें कि जिस मैंडेट मिला है उनको, अगर वो खान साहब कह लें या जो भी पीटीआई की बात होगी उस पे वो जीतते हैं तो हम तो उनको बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दूसरे आज़ाद अरकान की। मीडिया और दीगर लोग उसको कंफ्यूज करके इधर ले जाते हैं। ये और बात है कि जब इलेक्शन के बाद अगर जब जाहिर है किसी को भी 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, मे बी सिंपल मेजॉरिटी भी ना मिले, उस सूरत में तो हर कोई आप मिलाएगा लोगों को। उस वक्त अगर एज अ पार्टी जो भी ये सब लोग हैं उनसे तो बातचीत हो सकती है, लेकिन आज़ाद अरकान वो हैं, ठीक है, जो अलहदा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मिसाल मैं आपको दे दूं, बखर से सईद अकबर खान साहब लड़ रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं। जी, एक तरफ आपने कहा पीपल्स पार्टी कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, दूसरी तरफ अब आपसे भी जमातें इतराज कर रही हैं सिंध में कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। जरा मुस्तफा कमाल साहब को सुनिएगा। क्या हम कह सकते हैं कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है और आपको अब इस हवाले से कोई शिकायत नहीं है? बिल्कुल नहीं मिल रही। हम तो पिछले 6 महीने से बोल रहे हैं, जब से निगरान हुकूमत आई है कि पीपल्स पार्टी के आरोज लगे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये उन्हीं का वज़ीर आला है, उन्हीं के वज़ीर आला है, वही माइंडसेट है, वो सारी हल्का बंदियां खराब करके गए हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, इन सारी चीजों के बावजूद जीतेंगे हम इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अवाम हमारे साथ है। नासिर साहब, मुस्तफ़ा कमाल ये कह रहे हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। आपके लगाए हुए लोग हैं, आपका लगाया हुआ सिस्टम है। देखिए, ये तो उनकी वो जो शिकस्त है, जो उन्होंने फोर्स ही किया है कि वो हार रहे हैं, ये तो उसकी बात है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से स्वीप करेगी। और इस वक्त हालात यही हैं। ये आके बस टीवी पे उल्टी सीधी बातें करते हैं, इल्जामात लगाते हैं, इनका कोई वहां पे इनको रिस्पांस नहीं मिल रहा। वहां पे उस पार्टी ने जो काम किए हैं, जिसकी वजह से आपने देखा कि बल्दियात में भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आज कराची में मेयर भी जियाला है, लेकिन तो ये तो कहीं भी हमें इलेक्शन में नजर नहीं आ रहे। और ये इसीलिए इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं। एक और बात उन्होंने की है, वो टेक्निकल ग्राउंड पे की। अगर मुझे इजाजत दें, उन्होंने एक और बात की मुस्तफा कमाल साहब ने, वो कह रहे हैं हमसे अलायंस कर लेते तो शायद मामला कुछ और होता, लेकिन हमसे अलायंस करके बाहर जा रहे हैं एक सीट के लिए। जरा सुन लीजिए वो बात। देखिए कितनी बदकिस्मत पार्टी है पीपल्स पार्टी कि हम उनको छोड़कर, जो कि सिंध की पार्टी है, वो हम सिंध में है अर्बन सेंटर में, हम उनको छोड़कर हम ऑल द वे पंजाब जाकर मियां साहब से मुलाकात करते हैं। वो पंजाब में उनका मरकज है और हम उनसे जो है वो बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं। कितनी बदकिस्मती है पीपल्स पार्टी के लिए। बिलावल भुट्टो एक सीट के लिए पूरे पाकिस्तान में जाकर जलसे कर रहे हैं। यहाँ पर एमक्यूएम के पास एक दौर में 24 सीटें रही हैं। 24 सीटों के साथ अगर आज की सियासत में एमक्यूएम जिसके साथ खड़ी होती है तो वो
वो वजीर आजम बनेगा या नहीं बनेगा। नासिर शाह साहब, बड़ी बदकिस्मती कह रहे हैं मुस्तफा कमाल साहब कि आपने MQM से नहीं किया इत्तेहाद। देखिए, MQM की वो जो 24 सीटें माजी का वो एक किस्सा है और वो उसकी बात कर रहे हैं। जब ये लेते थे, ये 12 तो ये भी कह चुके हैं ना कि उस वक्त इनके जो कायद थे, जिनके लिए ये जान भी देना चाहते थे, कि वो किस तरह इलेक्शन कराते थे, किस तरह यरगमाल होती थी पूरी इलेक्शन, और क्या माफिया था उस वक्त, जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। अब कराची में बहुत कुर्बानियां दी हैं हमारी पाक फौज ने, रेंजर्स ने, पुलिस के जवानों ने, हमारे शहरियों ने, फिर जाके ये सिस्टम ख़त्म किया है जो पर्ची और भत्ता, बोरी बंद लाशें और जलाओ घेराव वाला वो जो हड़तालें होती थी, वो जो एक कॉल पे पता नहीं क्या कुछ हो जाता था, वो अब नहीं होता। और ये अब उनको याद कर रहे हैं। 24 क्या, इनकी तो 4 भी इस दफा नहीं है। अगर आ जाएंगी इनकी सीटें तो फिर हो सकता है इनसे देख लेंगे, बात करके इनका दुख ये भी दूर कर देंगे। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि इन्होंने मियां साहब से तो वो अलायंस किया, मियां शहबाज शरीफ साहब जिस सीट पे जीत सकते थे वो तक इन्होंने उनको नहीं दी। तो ये कैसे हम इनसे अलायंस करते? हम तो इनको 4-5 सीटों की ऑफर करते, लेकिन ये तो कहते हैं कि जी हमें 22 की 22 दी जाए, जो तो इनकी बनती भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये जो अलायंस है, MQM का कोई वोट नहीं है पंजाब में, और इसी तरह PMLN का भी कोई इतना बड़ा वोट नहीं है कराची में या इधर। ये अलायंस अजीब सा है। तो दूसरी बात आपने कही थी, जो बयानात सुनाए कि जी हम उनके दौर में तो कोई भी सियासी कैदी नहीं रहा। मैं सिर्फ एक रिकॉर्ड पे रखने के लिए कि आसिफ अली जरदारी साहब उस वक्त भी कैद थे, उन पर तशद्दुद भी किया जाता था, उनकी ज़बान भी जब काटी गई थी, तो वो दौर किसका था? ये कैसे कह सकते हैं कि उनके दौर में कोई सियासी कैदी नहीं रहा? बहुत सारे चीजें थी जो हैं। फिर ये कहते हैं कि जी क्या चीज है जो बिलावल साहब वजीर आजम होंगे तो दीगर सूबों में देंगे। देखें, हमने यहाँ पे इलाज मुफ्त किया है, कैंसर का, दिल का, जिगर का, गुर्दों का, TB का, और बहुत सारी चीजें की हैं जो दूसरे सूबों ने नहीं की। और दूसरी जगह पे हमें मौका ही नहीं मिला। हमें टेक्निकली तौर पर दूर रखा गया पंजाब से। 1988 में सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, तमाम मुश्किलात के बावजूद। और इवन पंजाब में भी सबसे ज्यादा कौमी असेंबली की नशिस्तें पीपल्स पार्टी की थी। लेकिन तब 2 दिन के बाद प्रोविंशियल इलेक्शन होते थे, तो उस वक्त आपने देखा कि वो हमें नहीं दिया गया, पीपल्स पार्टी को नहीं दिया गया। और ये एक बड़ी साजिश के तहत पीपल्स पार्टी को हटाया गया। हमें सिंध में ज्यादा मौका मिला, तो आप देखें यहाँ की बाशऊर अवाम ने तमाम मुश्किलात के बावजूद, 2013 का RO इलेक्शन हो, 2018 का RTS इलेक्शन हो, हमारे लोग जेलों में हों, हमारे लोग जेलों से लड़ रहे थे, कईयों को नाअहल करार दे दिया गया था, उसके बावजूद हमने सबसे ज्यादा सीटें सिंध में ली। अब तो हम स्वीप कर रहे हैं। तो जब पंजाब में हमें मौका मिलेगा खिदमत का, तो पंजाब के हमारे भाई बहन जिस तरह यहाँ इलाज कराने आते हैं सिंध में, दिल का, जिगर का, गुर्दों का, कैंसर का, तो उनको ये चीजें वहां भी फ्री मुयसर होंगी। आपको लग रहा है कि पंजाब में आप स्वीप करने जा रहे हैं? जी इंशाल्लाह हम पूरी, देखें मुकाबले में क्या होता है, मुकाबले में 2 टीमें हों, 2 पार्टियां हों, या कोई भी 2 ग्रुप हों, जब आपस में मुकाबले के लिए आते हैं तो जो पहले ही दिल शिकस्ता हो, जो पहले ही हार मान चुका हो, वो तो हारेगा ही हारेगा ना। बट नासिर साहब, जो पीटीआई एक मेन कॉन्टेस्टेंट थी, उसको तो आपने नॉकआउट कर दिया, वो तो है ही नहीं। अब एक PMLN ही है, तो PMLN पे ऑटोमेटिकली लार्जेस्ट पार्टी बनती है पंजाब की। देखिए, मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ कि PMLN बिल्कुल लार्जर पार्टी है, हमें उनके लिए बहुत एहतराम है। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए जाती तौर पर मेरे मोहतरम है, लेकिन वो पूरी पार्टी दिल शिकस्ता है, इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती। वो तो इलेक्शन को डिले करना चाह रहे थे, आप सबके इल्म में है। तो जब दिल शिकस्ता टीम उतरती है मैदान में, तो जीतता कौन है? वो जीतता है जिसके हौसले बुलंद हो। और इस वक्त आपको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब
चारों सूबों में नजर आ रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन नासिर साहब, जो 16 महीने की हुकूमत है पीडीएम की, उसकी कोई जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर है या सारी की सारी पीएमएलएन पर है? नहीं, देखें, बिल्कुल है, उसमें बिल्कुल है। हम ये उससे ये कह के अपनी जान नहीं छुड़ा सकते, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिस पर पीपल्स पार्टी एतराज जरूर करती थी कैबिनेट मीटिंग में, वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि जाहिर है हम लोग साथ थे और उस वक्त सबने कोशिश की कि जो हालात हो गए थे पीटीआई की नाअहल वफाकी हुकूमत की वजह से, मुल्क डिफॉल्ट पे जा रहा था, पूरी दुनिया में हम तन्हा थे। आपने देखा कि चेयरमैन साहब ने कितनी मेहनत की एज अ फॉरेन मिनिस्टर, बहुत सारे मुल्कों को अपने करीब लाए। और आपकी कराची के रेजिडेंट ही हैं मोहम्मद जुबैर साहब, जो कि पीएमएलएन के सीनियर लीडर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डिफॉल्ट पे नहीं था उस वक्त मुल्क जब पीडीएम आई है। नासिर शाह साहब ये इसाक डार साहब दूसरी बात करते हैं, लेकिन ये हकीकत थी कि मुल्क बहुत बुरे हालात में था। अब जुबैर साहब की एक स्टेटमेंट को तो पकड़ के नहीं रखा जा सकता ना सामने, लेकिन आप सबके इल्म में है कि मुल्क किस हालात में था उस वक्त, और फिर जाहिर है इस वजह से कुछ सख्त फैसले लेने पड़े। राइट नासिर शाह साहब, थैंक यू सो मच। आप कैंपेन कर रहे हैं इस वक्त, तो वहीं से हमें ज्वाइन कर रहे थे। इलेक्शन का माहौल अब बन चुका है, हम देख रहे हैं कैंपेन फुल स्विंग में है। पीटीआई अभी भी ये शिकायत करी है कि उनको मौका नहीं दिया जा रहा, लेकिन बाकी पार्टीज चाहे JUIF हो, चाहे JI हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, सब मैदान में हैं और अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।